इस एक्सप्लेनर में हम टाइटैनिक के डूबने को एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे। ये सिर्फ एक बदकिस्मत हादसा या नेचुरल डिजास्टर नहीं था। दरअसल ये इंजीनियरिंग की गलतियों और कॉरपोरेट अहंकार का एक बहुत ही दर्दनाक नतीजा था। आइए इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी ह्यूमन एरर्स ने मिलकर इतनी बड़ी ट्रेजेडी खड़ी कर दी। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचिए। एक तरफ एडवर्डियन एरा का वो अल्टीमेट लग्जरी, तैरता हुआ महल, जिसके बारे में दावा था कि इसके 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स इसको कभी डूबने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ वही बड़ा जहाज 3 घंटे से भी कम वक्त में 1500 से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे जमने वाले पानी में हमेशा के लिए दफन हो गया। ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। व्हाइट स्टार लाइन मैनेजमेंट का ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं था, ये उनका बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था। और यही अहंकार सबसे फेटल साबित हुआ। जब आपको लगने लगता है ना कि आप इनविंसिबल हैं, तब आप नेचर को और बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल हल्के में लेने लगते हैं। और टाइटैनिक के केस में बिल्कुल यही हुआ। ये एकदम क्लासिक स्विस चीज मॉडल वाला डिजास्टर है। मतलब जब कई सारी छोटी छोटी छिपी हुई गलतियां एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं और बड़ा हादसा हो जाता है। कॉस्ट कटिंग के लिए सस्ते मटेरियल्स का यूज करना, जहाज के अंदर छिपी हुई आग और यहां तक कि एक छोटी सी खोई हुई चाबी, ये सब वो कड़ियां हैं जो इस तबाही का बेस तैयार कर रही थी। और क्या आप जानते हैं, जहाज के हल में यानी उसके निचले हिस्से के कोल बंकर में पहले दिन से ही आग लगी हुई थी। ये आग कई दिनों से सुलग रही थी, पर वॉयज कैंसिल न करनी पड़े इसलिए इसको पैसेंजर से बिल्कुल छुपा कर रखा गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस आग ने उस जगह की मेटल प्लेट्स को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया था, वही जगह जहां बाद में आइसबर्ग टकराने वाला था। अब आते हैं इसके मटेरियल्स पर। कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में स्टैंडर्ड और मजबूत स्टील रिवेट्स की जगह सस्ते कास्ट आयरन रिवेट्स का इस्तेमाल किया। तो हुआ क्या, जब वो बड़ा आइसबर्ग जहाज के साइड से रगड़ा तो पानी के उस भयंकर प्रेशर ने इन सस्ते कमजोर रिवेट्स को आसानी से तोड़ दिया। मेटल की प्लेट्स खुल गईं और पानी तेज धार से अंदर आने लगा। अब इस दिन की टाइमलाइन देखिए। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस स्मे की तरफ से क्रू पर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाने का जबरदस्त प्रेशर था, और इसी जल्दबाजी में उस दिन मिली कम से कम 7 अलग अलग आइस वार्निंग्स को क्रू ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सोचिए, रात का घना अंधेरा है और जहाज 22.5 नॉट्स की रेकलेस स्पीड से आगे भागा जा रहा है। और इसके बाद आती है एक ऐसी ह्यूमन एरर जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। ऑफिसर डेविड ब्लेयर को डिपार्चर से ठीक पहले ट्रांसफर कर दिया गया था, और वो गलती से बाइनोक्यूलर्स लॉकर की चाबी अपने साथ ही ले गए। बस एक चाबी। उस एक चाबी के ना होने की वजह से लुकआउट्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनल ली को बिना चांद की उस काली ठंडी रात में सिर्फ अपनी नंगी आंखों के भरोसे रहना पड़ा। उनके पास रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 37 दर्दनाक सेकंड थे। अगर उनके पास बाइनोक्यूलर्स होते तो वो उस 15 लाख टन के आइसबर्ग को बस कुछ सेकंड पहले देख लेते, या शायद स्वर्व करने की बजाय सीधा टकरा जाते, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। तो वो अनसिंकेबल डिजाइन फेल क्यों हुआ? दरअसल जब 13,500 टन ठंडा पानी अंदर घुसने लगा और जहाज आगे से झुकने लगा, तो पता चला कि इनकी वाटरटाइट दीवारें तो छत तक बनी ही नहीं थी। पानी बिल्कुल वैसे ही एक कंपार्टमेंट से दूसरे में छलकने लगा जैसे आइस ट्रे में पानी भरता है। जिस डिजाइन ने इसे अनसिंकेबल बनाया था, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अब जरा इस टेबल के फेटल मैथ को देखिए। कॉर्पोरेट ह्यूब्रिस यहां अपने पीक पर था। मैनेजमेंट ने सोचा कि ज्यादा लाइफ बोट्स रखने से उनके फर्स्ट क्लास डेक की खूबसूरती खराब हो जाएगी। इस एक घमंडी फैसले ने 2200 से ज्यादा लोगों में से आधों की मौत तय कर दी थी। लाइफ बोट्स में टोटल सीट्स ही करीब 1200 थी। और इवैक्यूएशन का मंजर तो और भी ज्यादा ट्रैजिक था। शुरू में वेल्दी पैसेंजर्स को लगा कि अरे ये जहाज थोड़ी डूबेगा, इसीलिए जो सबसे पहली लाइफ बोट उतारी गई ना, वो आधी खाली थी। सोचिए, 65 लोगों की जगह है और उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को नीचे डेक में ही फंसा हुआ छोड़ दिया गया था। जहाज के अंदर फर्स्ट क्लास में आलीशान हीटेड स्विमिंग पूल्स थे, टर्किश बाथ्स थे, लेकिन बाहर लोगों को मजबूरन उस घने काले पानी में कूदना पड़ा जो सुइयों की तरह चुभता था। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। ये कॉन्ट्रास्ट लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसे फ्रीजिंग पानी में बॉडी इतनी तेजी से हीट लूज करती है कि हाइपोथर्मिया होने में वक्त नहीं लगता। सिर्फ 15 से 30 मिनट में इंसान दम तोड़ देता है। जरा इमेजिन कीजिए उस पैसेंजर को जो उस जमने वाले अंधेरे में तैर रहा है।
कुछ ही देर पहले जहाज पर जो शानदार म्यूजिक बज रहा था वो अब उन तैरते हुए लोगों की दर्दनाक चीखों में बदल चुका था। और फिर वो आखिरी पल आया। पैनिक और केओस अपने एक्सट्रीम पर था। पानी के भारी वजन ने जहाज के पिछले हिस्से को हवा में उठा दिया। स्ट्रक्चरल प्रेशर इतना ज्यादा था कि डूबने से ठीक पहले वो विशाल टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। एक बेहद खौफनाक मंजर जहां डेस्परेट लोग बस आखिरी बची हुई लाइफ बोट्स में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। खैर, इन सब में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात पता है क्या थी? SS कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज वहां से मुश्किल से 37 किलोमीटर दूर था। इतना पास कि हॉराइजन पर दिख रहा था, पर उन्होंने अपना रेडियो बंद रखा था और डिस्ट्रेस फ्लेयर्स को रात की आतिशबाजी समझ लिया। वहीं दूसरी तरफ कारपाथिया ने सिग्नल सुना और अपनी टॉप स्पीड पर आकर 706 लोगों को बचाया। लेकिन उस अंधेरे में घंटों तक उन लाइफ बोट्स में वेट करना कईयों के लिए मौत का इंतजार बन गया था। इस तबाही के बाद मैरीटाइम दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। इसने ग्लोबल लॉज और इंजीनियरिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, सोलिस ट्रीटी आई, 24 आवर रेडियो वॉच मैंडेटरी हो गया और सबसे ज़रूरी बात, ये नियम बन गया कि जहाज पर जितने लोग होंगे 100% सबके लिए लाइफ बोट सीट्स होनी ही चाहिए। लग्जरी या स्पीड के आगे सेफ्टी से अब कभी समझौता नहीं किया जाएगा। आज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीप सी बैक्टीरिया इस मलबे को तेजी से खा रहे हैं और 2030 तक शायद टाइटैनिक का वजूद ही न बचे। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है, क्या हमने सच में टाइटैनिक के अहंकार से कोई सबक सीखा है, या टेक्नोलॉजी के लिमिट्स को पुश करने का हमारा जो ये ऑब्सेशन है वो हमें आगे भी ऐसे ही हिस्ट्री रिपीट करने पर मजबूर करता रहेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।